है 12 यानी कि 12। जब शेड्यूल की बात आएगी तो आपके सबसे मन में जहन में एक क्वेश्चन बनेगा कि 10 देशों के संविधान से यह कुछ लिया गया कानून जो भारत के संविधान में निहित है, लेकिन शेड्यूल अनुसूचियां किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो वह देश है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से यह लिया गया अनुसूचियां, जो किस प्रकार से भारत के प्रारूप को यह सुशोभित करने का प्रयास करता है। प्रथम अनुसूची आती है और प्रथम अनुसूची में यह बताने का प्रयास करता है कि 28 स्टेट होंगे, जो बात कर रहा है, और 8 यूटी होंगे। इसकी चर्चा करता है प्रमुख पहली अनुसूची में। और पहली अनुसूची में 28 स्टेट होगा और 8 स्टेट होगा। कौन? यूटी स्टेट होगा, यूनियन टेरिटरी होगा। इसके क्षेत्र की चर्चा प्रथम अनुसूची में किया गया है। आई एम राइट। दूसरी बात करेगा कि दूसरी अनुसूची में क्या बात करता है। अनुसूची में क्या है? तो कहता है कि विभिन्न प्रकार के विभिन्न पदाधिकारियों की अगर चर्चा किया गया है तो वेतन की चर्चा किया गया है। और प्रमुख पदाधिकारी कौन आए होंगे? तो प्रेसिडेंट होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, लोकसभा के प्रेसिडेंट होंगे, अध्यक्ष होंगे, राज्यसभा के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। इस प्रकार से विभिन्न अगर पदाधिकारी हुए, सीएजी हुए, यूपीएससी अध्यक्ष हुए, यूपीएससी के मेंबर हुए, आरबीआई के गवर्नर हुए, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हुए, प्रमुख जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ता की चर्चा शेड्यूल अनुसूची 2 में निहित किया गया है। तीसरी बात क्या कहता है? तीसरी में कहता है जो विभिन्न प्रकार के जो पदाधिकारी थे, वेतन भत्ता के बाद यह बात करता है कि इनकी शपथ होगी, यानी कि शपथ ग्रहण होगा। तृतीय में कहता है, लेकिन उसमें 2 अपवाद होगा। क्या क्या अपवाद होगा? 3 में कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा अनुसूची 3 में नहीं दिया गया है, बाकी सबका दिया गया है। डन। चलिए 4 में कहता है, 4 अनुसूची में कहता है कि राज्यसभा की सीटों की चर्चा। अच्छा, राज्यसभा की सीटों की जब चर्चा कहता है तो आप जानते होंगे कि 245 तो सीटें हैं एलएस में, लेकिन 233 होते हैं यह निर्वाचित। बाकी अगर 12 को जोड़ दिया जाए तो यह राष्ट्रपति महोदय के द्वारा शिक्षा, कला, खेल, साहित्य एवं अन्य क्षेत्रों में भारत के विकास में यह अहम योगदान दिए हो तो देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदय जी राज्यसभा के मेंबर बना सकते हैं और बनाते भी हैं। तो इसकी चर्चा जो 4 में निहित कहा किया गया है, अनुसूची 4 में निहित है। डन। चलिए ठीक है। 5 में कहता है कि शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन की चर्चा यह 5 में निहित किया गया है। यानी कि जिस भारत के क्षेत्र में शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट के एरियाज कवर करते हैं तो वहां के शासन, गवर्नमेंट, गवर्नेंस वहां कार्य करेंगी, देखभाल करेंगी। इसकी चर्चा अनुसूची 5 में निहित करता है। लेकिन वहीं जब आगे बढ़ेंगे अनुसूची 6 में आएंगे तो बात करता है कि शेड्यूल पूर्वोत्तर के 4 राज्य, पूर्वी उत्तर यानी कि पूर्वोत्तर के 4 राज्य जिनका नाम असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इन 4 राज्यों में जहां पे क्या होगा, इसके क्षेत्र के प्रशासन का देख रेख यहाँ के गवर्नमेंट को स्पेशल देख रेख करना होगा। यह पूर्वोत्तर के 4 स्टेट हैं जो कि 6ठे अनुसूची में चर्चा किया हुआ है। लगे हाथ जब हम 7 में आएंगे तो 7 में कहता है कि शक्ति का, पावर का हम डिवीजन कर देंगे, मतलब शक्ति का विभाजन कर देंगे। हाँ, किस प्रकार से कि केंद्र सरकार का कुछ कार्य अलग होगा, राज्य सरकार का कुछ कार्य अलग होगा और दोनों एक साथ कुछ सब्जेक्ट पर, कुछ विषयों पर दोनों एक साथ बैठ के कानून बना सकती हैं, जिसका नाम दिया गया यूनियन लिस्ट, संघ सूची। दूसरा स्टेट लिस्ट,
राज्य सूची, और तीसरा कंकरेंट सूची, जिसे हम समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। अब बात हम समझाने का प्रयास करते हैं। संघ सूची की जब बात करेगा तो किसकी? संघ सूची की जब बात करेगा तो संघ सूची में केवल अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार ही क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। लेकिन राज्य सूची की जब बात आएगी तो राज्य सूची में जो कि केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। लेकिन कुछ ऐसा विशेष स्पेशल विषय होगा जहां की दोबारा यानी कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों मिलकर क्या बना सकती हैं? तो कानून बना सकती हैं। जैसे बात करेगा कि शिक्षा का क्षेत्र हो, आर्थिक नियोजन हो, या मजदूर संघ हो, या जनसंख्या नियंत्रण हो, यह राज्य सरकार भी वह केंद्र सरकार भी समवर्ती सूची पर यह कानून बना सकती है। लेकिन मजे की बात यह होगी, आपके जहन में यह क्वेश्चन घूमता होगा कि दोनों में अगर द्वंद्व उत्पन्न हो जाए, गति अवरोध उत्पन्न हो जाए, तो किसका बात माना जाएगा एंड किसका बात नहीं माना जाएगा, ये बताने का प्रयास करिए गुरुजी। तो यह जब समवर्ती सूची में बातें आएंगी तो केंद्र सरकार की बात को मान लिया जाएगा और राज्य सरकार की बातें, राज्य सरकार की बातें नहीं मानी जाएगी। यानी कि प्रमुखता किसका दिया गया है समवर्ती सूची में भी? केंद्र सरकार को, यानी कि संघ सूची को। बात हम करते हैं 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची जो बात करता है कि राजभाषा की चर्चा, और राजभाषा की चर्चा भारत के मूल संविधान में शुरुआत में देखा जाए तो 14 थी, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में आज देखा जाए तो भारत के संविधान में राजभाषा की संख्या कितना हो चुका है? तो 22 हो चुका है, यानी कि 22 भाषा राजभाषा हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम देखने का प्रयास करते हैं। 9वीं अनुसूची में 8 तो समाप्त हो गया और मूल संविधान में भी 8 था, यानी कि 8 के बाद जब 9वीं में एंट्री करेंगे तो क्वेश्चन यहीं से बनाएगा, क्वेश्चन यहीं से बनाएगा, क्योंकि 8 के बाद जो 9वीं आएगी ना, तो 9वीं नया बना हुआ था। ठीक, जब 9वीं नया बनता है तो बिहार का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है, यानी कि 9वीं अनुसूची में सर्वप्रथम पहला संविधान संशोधन यानी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 बोले तो यह पहला संविधान संशोधन 1951 में यह 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। लेकिन एक चीज और प्रश्न उठता है कि जरूरत क्या था कि 8 अनुसूची से 9 अनुसूची करने का? बिहार एक एकलौता राज्य था जहां भूमि अधिग्रहण, भूमि विवाद चला और भूमि अधिग्रहण के नाम पर भूमि को बंटवारे के लिए यहां जोड़ लगाया गया और यहां पे संविधान में संशोधन करके 9वीं अनुसूची को ऐड कर दिया गया। देन जब 10वीं आएगा, 10वीं अनुसूची 10 से 10 और 10 से दल बदल, यानी कि आपने सत्ता में आ गए और सत्ता में आने के बाद दल को ही चेंज कर दिए। माना कि हमने किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ा, वहां बहुमत मिलने के बाद हमने उस पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में हमने प्रवेश कर लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ? 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल विरोधी दल बदल एक कानून आया, लेकिन इसका एक देखा जाए ना तो एक पॉइंट छोड़ दिया गया। क्या छोड़ दिया गया? कि कहा गया कि अगर रेशियो में अगर देखा जाए एक साथ अगर 15 एमएलए या एमपी किसी राजनीतिक पार्टी से हटकर और अन्य राजनीतिक पार्टी में अगर शामिल होते हैं तो दल बदल अधिनियम इनके ऊपर लागू नहीं होगा, इनकी मेंबरशिप नहीं जाएगी, किंतु 2, 1, 4, 5 इस प्रकार से अगर छोड़कर चले जाते हैं तो उनकी मेंबरशिप रद्द हो सकती है, दल बदल अधिनियम इनके ऊपर लागू हो सकता है। तो क्या जरूरत थी? तो ये लोग क्या करते हैं, दल बदल अधिनियम लागू करवाते हैं किस प्रकार से कि 5 या 10 एमपी या एमएलए एक साथ ग्रुपिंग करते हैं और दूसरे राजनीतिक पार्टियों में एंट्री मारते हैं, तो इसका कुछ मतलब नहीं रहता है। यानी कि 10वीं दल बदल अधिनियम
52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 डन है। अब आगे बढ़ते हैं 11 में, जो कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में यह संशोधन किया गया और 11वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। डन। अब 11वीं अनुसूची में क्या किया गया कि सर्वप्रथम देखा जाए तो 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि यदि भारत का संविधान बनता है तो भारतीयों के इच्छा के अनुसार बननी चाहिए। अब देखते हैं 1922 के बाद हम 1992 में आते हैं और गांधी को याद किया जाता है और यहां पे 73वां संविधान संशोधन 1952 में संशोधन करके और गांधी के बात को जोड़ दिया जाता है। यानी गांधी वह चाहते थे कि कुटीर उद्योग की स्थापना हो, पंचायत का निर्माण हो और उस प्रकार से कुछ गतिविधियां हमारे परिवेश में देखने को मिले। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती को जोड़ दिया गया। डन। फिर बात आई कि अर्बन क्षेत्रों के बाद हमने देखा कि 74वां संविधान संशोधन हुआ और 12वीं अनुसूची को भी जोड़ दिया गया और 74वां संविधान संशोधन 1993 में म्युनिसिपल यानी कि नगर पालिका को शामिल कर दिया गया। तो इस प्रकार से 12वीं अनुसूची बन चुका है 1994 तक, 1993 और 94 के तक, 93 तक, ठीक है, 93 तक। अब महत्वपूर्ण बातें ये होगी कि साहब आपने जो पदाधिकारी का शपथ की चर्चा का वेतन की बात किया, लेकिन वेतन किसको क्या मिलता है ये तो बातें नहीं किया। तो हम देखते हैं थोड़ी सी बातें यहाँ पे कि राष्ट्रपति कहे तो क्या कहे, राष्ट्रपति कहे तो राष्ट्रपति का वेतन कितना, तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, ठीक, जो कि पहले 1,35,000 हुआ करता था। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख और साथ ही साथ लोकसभा के स्पीकर का भी वेतन 4 लाख। फिर राज्यपाल गवर्नर की बात करें तो, लोकसभा उपाध्यक्ष की बातें करें तो, उपसभापति की बातें करें तो 3.5 लाख, 3.5 लाख। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI की बात करें तब मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की वेतन कितना है, तो यहां पे कहता है 2,80,000, 2,80,000 की बात करता है मुख्य न्यायाधीश का। आगे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, CAG, UPSC अध्यक्ष, RBI के गवर्नर का वेतन कितना होगा, तो इनका वेतन होगा 2,25,000, 2,25,000 होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 2,80,000 CJI का हुआ और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, CAG, UPSC अध्यक्ष और RBI के वेतन होगा 30,000, कम कर दीजिए 2,50,000। राइट, लाइट चली गई। फिर हम देखते हैं लाइट कब आती है और देखते हैं हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, UPSC के अध्यक्ष के सदस्य, कैबिनेट के मुख्य सचिव, अन्य चुनाव आयोग, RBI के डिप्टी गवर्नर का वेतन 2,25,000 हुए। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। लाइट चली जा चुकी है।